नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की कला को आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी मूर्तियों के ऊपर, ठीक है। और आज हम जो बाकी मानक हैं, बाकी जो आयाम हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। मोहरों पर बात करनी है, मृदभांड पर बात करनी है, मन के बाट देखने हैं, आभूषण देखने हैं, और लास्ट में हम लिपि और उसके साथ ही हमारी हड़प्पा कला पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं मोहरों से। मोहर अपन इसको इंग्लिश में सील कहते हैं, ठीक है। तो देखो, दो आयाम देखेंगे हर जगह पे, चाहे मोहरे हो, चाहे आपकी मन के हो, चाहे मृदभांड हो। पहला आयाम ये देखेंगे कि उनकी विशेषताएं क्या थी, क्योंकि परीक्षाओं में सवाल दो टाइप से बनते हैं, यहाँ तो उसकी विशेषता से बनते हैं और या फिर सवाल बनता है आपके मुख्य मोहरों के बारे में, ठीक है। दो टाइप से प्रश्न बनते हैं, हमें दोनों टाइप को अच्छे से चेक करना ताकि हमारे प्रश्न में गलती रहने की कोई संभावना, कोई गुंजाइश न बचे, ठीक है। अगर बात करूं मैं मोहरों की विशेषताओं की, तो मोहरों की क्या क्या विशेषताएं थी। देखो, सबसे पहली चीज़ कि मोहरें बनी किससे थी, उससे भी पहले कि मोहरों का उपयोग क्या होता था। तो वैसे तो कुछ फिक्स नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो विद्वान मानते हैं, विद्वान वर्ग का ये मानना है कि जो मोहरें हैं ये आपके एक प्रकार से व्यापारिक कार्यों में इसका उपयोग होता था। ऐसा विद्वान वर्ग मानता है कि जो व्यापारिक कार्य है, मतलब ये हुआ कि पार्सल जब जाता था, जैसे मान लो एक स्थान से दूसरे स्थान जब सामग्री जाती है, तो आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, उस सामग्री को पैक करके उसके ऊपर एक सील लगा लेते हैं, ताकि उसके दो फायदे होते हैं। एक तो क्या, सामग्री जब वहाँ पहुँचेगी तो उनको एक अश्योरेंस हो जाती है कि भाई हमारा जो कंसाइनमेंट है, हमारा जो माल है, ये सुरक्षित रूप से आया है, इसको किसी ने बीच में खोला नहीं है। और दूसरा, पहचान सुनिश्चित होती है कि माल कहाँ से आया है। कई बार क्या, बीच में अगर कंसाइनमेंट खो जाता है तो पता चल जाता है कि भाई किस क्षेत्र का कंसाइनमेंट है। आजकल तो क्या है कि ये सारी ऑनलाइन सुविधाएं हो गई, तो पता चल जाता है, डिलीवरी नंबर चेक डालते ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा अपन बैक पूर्व में जाएंगे, वापस जाएंगे थोड़ा समय के साथ में, तो पता चलेगा कि ऐसा कुछ सिस्टम था नहीं, तो मुहरें ही सबसे ठीक होती थी। आज भी जब हम लोग चुनाव करवाने जाते हैं ना, तो कई सारे हमारे पास पेटियां वगैरह होती है, तो हम लोग जब चुनाव करके लास्ट में जब वापस वहाँ से निकलते हैं चुनाव केंद्र से, तो उससे पहले हमें मुहरें दी जाती है। हम जब पेटियाँ वगैरह पैक करते हैं तो वहाँ उसके ऊपर मुहर लगाते हैं, ताकि सुरक्षा का आभास रहे और ये भी पता चले कि किस चीज़ की चीज़ है, ठीक है। तो मुहरों का उपयोग बेसिकली इस रूप से होता होगा। कुछ मोहरों के उपयोग कहते हैं कि ताबीज़ के रूप में भी लोग करते होंगे। तो देखो, इसका कोई फिक्स पता नहीं है कि क्या क्या उपयोग होते होंगे, तो एक अनुमान है ये मोटे तौर पे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। तो जब चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं तो फिर परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में तो नहीं आती, लेकिन जब सब्जेक्टिव पेपर होते हैं मेंस के, तब हमें लिखना पड़ता है कि मोहरों का उपयोग यहाँ संभवतः यहाँ होता होगा। और जब बात के आगे संभवतः शब्द जुड़ जाता है ना विद्यार्थियों, तो फिर क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव में लिखना पड़ता है। फिर भी चूँकि आप लेक्चर बनने जा रहे हो, और लेक्चर बनने जा रहे हैं, तो विद्यार्थी आपसे पूछ लेंगे कि मोहरों का सर क्या उपयोग होता होगा। तब ऐसी न स्थिति हो कि काटो तो खून नहीं। कई बार स्टूडेंट सवाल कर देता है, टीचर को आता नहीं, टीचर उसको टरका देता है। ये स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी की जो भी शंका उत्पन्न हुई है, जो डाउट मन में क्रिएट हुआ है, उसको क्लियर करना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि विद्यार्थी जितने ज़्यादा डाउट पूछ कर रहा है, इसका मतलब उसको बहुत अच्छी चीज़ें और गंभीरता से चीज़ों को ले रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको पता इसलिए भी होनी चाहिए कि आप स्कूल्स में जाने वाले हैं, ठीक है। केवल परीक्षा पास करवाने ही उद्देश्य होता ना, तो मैं आपको 4 फैक्ट बता दूंगा, उससे बाहर प्रश्न वैसे ही नहीं जाता। लेकिन समझ भी डेवलप होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना समझ के आप केवल एक वो मशीन है जो तथ्य रट सकती है, ठीक है, लेकिन समझना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले इसकी विशेषताएं देखते हैं। विशेषताओं में हम सबसे पहले ये देखते हैं इसका उपयोग किस में होता होगा। विशेषताओं में सारी चीज़ें आ जाती है। तो इनका उपयोग जो है, इनका उपयोग मुख्य रूप से
व्यापारिक कार्य, ठीक है। व्यापारिक कार्यों में कहाँ, जैसे माल को या सामान को या आयात निर्यात की पहचान सुनिश्चित करने, पहचान तथा सामग्री की सुरक्षा, ठीक है, व्यापारिक कार्यों में होता था। ठीक है, तो मुख्य रूप से इनका प्रयोग है वो इस तरह से सामग्री को, जैसे मेसोपोटामिया भेजते हैं हम सामग्री, तो वह मेसोपोटामिया से हमें ऐसे कई सारे साक्ष्य मिले हैं जहाँ पर हड़प्पा की मुहर लगी हुई है। तो उस मुहर के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों का व्यापार है वो, हड़प्पा का व्यापार मेसोपोटामिया से होता होगा। तो एक मुहरों का उपयोग ये था। उसके अलावा मुहरों का अगर अपन उपादेयता देखें कि मुहरों से के मिलने से हमें जानकारी किन चीज़ों की होती है, तो मुहरों से हमें कई सारी जानकारियाँ मिलती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मोहरों पर जो लेख लिखे हुए उनसे हमें लिपि की जानकारी मिलती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मोहरों पर क्या लिखा हुआ है, मोहरों पर लेख लिखे हुए, अब वो क्या लिखे हैं वो अपन आज तक पढ़ नहीं पाए। तो मोहरों पर कुछ लिखा हुआ है, जब मोहर जाती थी तो डेफिनेटली वो आइडेंटिटी थी, वो लोग समझ जाते थे कि मोहर पर क्या लिखा हुआ है। तो मोहर पर वो जो लिखे हुए हैं, जो पिक्टोग्राफिक है, जो चित्र बने हुए हैं, वो ऐसा विद्वान मानते हैं कि वो लिपि होगी इनकी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की। तो कई बार ये सवाल बनता है कि हड़प्पा लिपि की जानकारी हमें सर्वाधिक किससे प्राप्त होती है। तो हड़प्पा लिपि की जानकारी हम सबसे अधिक मिलती है मोहरों से, क्योंकि हमें कई सारी मोहरें मिली है। करीबन मैं बताऊं यहाँ पे 2000 के आसपास ऐसी मोहरें हैं, और कुछ कुल मिला के करीबन 3700 ऐसे चिन्ह मिले हैं जहाँ पर हड़प्पा लिपि लिखी हुई है। तो उनकी सहायता से हमें लिपि की जानकारी होती है। तो मोहरों पर लेख लिखे हैं और लिखे हैं, इनसे लिपि की जानकारी मिलती है। और इसको आपको ऐसे याद रखना है कि अगर प्रश्न ये बने कि हड़प्पा लिपि की सर्वाधिक जानकारी कौन से स्रोतों से मिलती है, तो सर्वाधिक मिलती है आपके मोहरों से। मोहरों पर हड़प्पा के लेख लिखे हुए मिलते हैं। इसकी एक उपादेयता ये भी है। इसकी अगर अपन तीसरी विशेषता देखें तो जो मोहरें हैं इनके ऊपर लेख तो होता ही था, लेख के साथ साथ में इनके ऊपर एक ठप्पा भी लगा हुआ था मोहरों के ऊपर। ठप्पा मतलब ये हुआ कि जैसे कोई मोहर है उसके ऊपर एक फिक्स निशान भी थे, जैसे अपन राज मुद्रांक बोल सकते हैं। देखो, राज मुद्रांक का सीधा सा मतलब हो सकता है, अब मैं ज़्यादा कठिन भाषा में ना जाके आसान भाषा में बात करूं तो देखो कि एक चिन्ह होता है, एक लोगो होता है हर संस्था का अपना। जैसे भारत सरकार का कोई लगेगा तो यहाँ पे अशोक स्तंभ लगेगा, तो ये एक प्रकार से राज मुद्रांक हो गया, ताकि वो अशोक स्तंभ देखते पता चलेगा कि एक असाइनमेंट भारत सरकार का है। तो इस टाइप से एक हर स्टेट का भी होता है अपना, हर अपनी संस्था का होता है, कंपनी का भी अपना एक ठप्पा निश्चित से होता है। तो उस प्रकार से एक इनका भी राज मुद्रांक होता था जो इसके ऊपर लगा हुआ होता था। किसके ऊपर? उस सील के ऊपर नीचे होता था। मोस्टली सारी सील पे हमें वो राज मुद्रांक प्राप्त हुआ है। राज मुद्रांक का मतलब होता है कि वो निशान प्राप्त हुए, और निशान लगाने वाला भी हमें प्राप्त हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो मोहरों पर राज मुद्रांक से क्या होता है ना, जैसे सेल खड़ी से मोहरें सबसे ज़्यादा बनी है पक्की मिट्टी से, स्टेटाइट से। तो पक्की मिट्टी को जैसे गर्म किया तो जैसे ही उसमें आपकी यूँ कहिए कि गर्म होने के बाद में उसके ऊपर वो ऐसे राज मुद्रांक से क्या करते थे, ऐसे प्रेस करके और फिक्स निशान बना देते थे, और फिर उसको है वो हर जगह लगा लेते थे। तो इस टाइप से राज मुद्रांक भी हमें प्राप्त हुआ है। तो मोहरों पर राज मुद्रांक से
हड़प्पा के चिन्ह मुद्रित किए जाते थे या चिन्ह बनाए जाते थे या निर्मित किए जाते थे। ठीक है, तो राजमुद्रांक, और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हमें राजमुद्रांक भी मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से ना प्राप्त हुए हैं। इस चीज़ का भी हमारे को है वो ध्यान रखना है। ठीक है, देखते जाइए आप। तो ये भी लिख लेने में फ़ायदा है कि कई बार ये भी आ जाता है कि राजमुद्रांक कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो एक लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये व्यापारी केंद्र था लोथल। कालीबंगा से प्राप्त हुआ, ये भी व्यापारी केंद्र था, काफ़ी है। एक मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुआ है। तो लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो से कई सारे राजमुद्रांक में प्राप्त होते हैं। ये कुछ विशेषता है। चौथी विशेषता अगर अपन देखें यहाँ पे, तो मोहरों के ऊपर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी है ना, इन प्रकार के चित्रण हुए हैं। ठीक है, कहीं पर यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न के बारे में आगे बता रहा हूँ। कहीं पर आपके पीपल का वृक्ष बना हुआ है, कहीं गोरैया बना हुआ है, ऊँट, इसके अलावा घोड़ा, गाय और सिंह, इनको अगर छोड़ दूँ तो ऑलमोस्ट सारे पशुओं का कहीं न कहीं चित्र मोहरों पर हमें मिल जाता है। ठीक है, तो हम एक विशेषता और भी लिखेंगे कि मोहरों पर, अब इस राजमुद्रांक के अलावा तो मोहरों पर क्या क्या हो गया, लिपि हो गई, ये राजमुद्रांक से चिन्ह हो गया। इसके अलावा मोहरों पर पशु पक्षी, वनस्पति का चित्रण हुआ है। ठीक है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट विशेषता है। कई बार ये विशेषताओं से हमारा सवाल जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मोहरों पर किसका चित्रण हुआ है। अगर इसमें भी मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा किसका है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर्वाधिक है पीपल का। मोहरों पर सर्वाधिक चित्रण किसका है, पीपल का। और उसके बाद में किसका है, यूनिकॉर्न का। ये है दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो सर्वाधिक मोहरों पर किसका चित्र बना है, हमें जितनी भी मोहरें मिली है तो मोस्टली उनमें सबसे ज़्यादा चित्र किसके हैं, पीपल के हैं, और उसके बाद में यूनिकॉर्न के। ठीक है, पीपल से तो आप समझते हो, यूनिकॉर्न को मैं आगे समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी आप इतना समझ लीजिए कि यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न को मैं आगे और क्लियर करूँगा, मेरे पास चित्र भी है यूनिकॉर्न का। या चलो मैं अभी समझा देता हूँ उसको। यूनिकॉर्न को समझे उससे पहले मैं 2-3 विशेषताएं मैं और ऐड कर लेता हूँ, फिर यूनिकॉर्न को देखते हैं। पहले आप उसको आराम से लिख लो ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए आपको। ठीक है, अब देखिए 5वीं विशेषता। 5वीं विशेषता लिखोगे आप। अब जो भी मोहरें प्राप्त हुई है, ये मोहरें देखो, इनके ऊपर क्या था, उपयोग क्या था, ये तो बातें हमने देख ली। अब बात आती है कि मोहरें आखिर बनाई किससे जाती थी। तो मोहरें किससे बनाई जाती थी, तो अगर बात करूं मिट्टी की, तो सैल खड़ी की सबसे ज़्यादा मोहरें हमें प्राप्त हुई है। ऐसा नहीं कि केवल सैल खड़ी की, हमें कई धातुओं की मोहरें भी प्राप्त हुई है। हमें तांबे की मोहरें भी देसलपुर से प्राप्त हुई है। हमें एक प्रकार से धातुओं में कांसे की मोहरें भी प्राप्त हुई है। इसके साथ साथ हमें कई जगह पे जो महंगे पत्थर हैं, जैसे चर्ट, गोमेद, कार्नेलियम, है ना, इनकी भी कई सारी मोहरें हमें प्राप्त हुई है। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई हमें एक प्रकार से मिट्टी की मोहरें भी मिली है, हमें पत्थर की मोहरें भी मिली है, और हमें धातु की मोहरें भी मिली है। तो कई बार क्या होता है, ऐसे ही सवाल आ जाता है कि मोहरें क्या किससे बनी हुई थी, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मोहरें बनी किससे थी। ठीक है, तो हमें उसको लिख लेते हैं। मोहरों का निर्माण
निर्माण सैल खड़ी सर्वाधिक इसी से हुआ है। इसे इंग्लिश में कहें स्टेलेटाइट। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोहरें किसकी है? सैल खड़ी की। आप इसको कह सकते हो मिट्टी है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर अपन कहें तो पत्थर की मोहरें भी मिली है। पत्थर मतलब ये बहुमूल्य पत्थर थे, जैसे चर्ट, गोमेद, है ना, इस प्रकार से लाजवर्द, मणि, कार्नेलियम वगैरह, इन सारी चीज़ों की भी मिली है। इसके अलावा फायंस की भी मिली है। फायंस क्या होते हैं? फायंस होता है एक क्वार्ट्ज धातु आती है, चमकीली धातु आती है। तो क्वार्ट्ज का गारा ले लेते हैं, गारा मतलब आपके चूर्ण बना लेते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं, कांच भी मिट्टी का ही रूप है, कांच का चूरा डाल देते हैं, बराबर फायंस। इससे क्या करते थे, ये लगभग ऐसे जो महंगे पात्र होते थे जिसमें कुछ महंगा लिक्विड रखना होता था, तो वो ये फायंस में रखते थे। ये मिस्र में ऐसे कई सारे फायंस हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फायंस, हो गया चर्ट, गोमेद। कार्नेलियम थोड़ा हटा सकते हैं अपन, क्योंकि अभी इतना इसका पुख्ता प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसका फायंस वगैरह। इसके अलावा धातुओं की भी मिली हमें, धातुओं की मोहरें भी मिली हैं। और धातुओं की मोहरों में कुछ चांदी की मोहरें भी हैं। ठीक है, ताम्र मोहरें हैं, ये सबसे ज़्यादा मिली है, तांबे की और चांदी की। धातुओं की अगर बात करूँ, वैसे सबसे ज़्यादा तो किसकी है? शैल खड़ी की मोहरें सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और चांदी और तांबे की कुछ मोहरें हमें मिली है। अगर मैं चांदी की मोहरों की बात करूं तो मोहनजोदड़ो से काफ़ी मात्रा में हमें चांदी की मोहर मिली है, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अगर मैं इसकी तांबे की बात करूं तो तांबे की मिली है देसलपुर से, गुजरात के अंदर। ठीक है, देसलपुर से और लोथल से। ठीक है, तो कई बार ऐसे ही पूछते हैं कि हड़प्पा काल की ताम्र मोहरें हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, या फिर आपके ऐसे पूछते हैं कि चांदी की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है। तो इस टाइप से कोई प्रश्न छोटा मोटा बन सकता है, तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका है वो यहाँ पे। तो यहाँ पे एक विशेषता ये हो गई। तो धातु की भी थी, फायंस की भी थी, पत्थर की भी थी, और आपके सबसे ज़्यादा किसकी थी? सैल खड़ी की मोहरें थी। तो ये बात हो गई। अब अपन आते हैं छठी विशेषता के ऊपर। देखो, मोहरों का निर्माण हो गया, किससे होता था, ये सारी बातें हो गई। अब बात ये आती है कि मोहरों की आकार कैसे थे। तो अधिकांश मोहरें, अधिकांश का मतलब हुआ 99% मोहरें, अधिकांश क्या, लगभग सारी ही, कोई भी मोहर ऐसी नहीं है, मोहरें चौकोर आकार की थी। चौकोर का मतलब होता है इस टाइप से, वर्गाकार भी हो सकता है, वर्ताकार भी हो सकता है, इस घनाकार भी हो सकता है। चौकोर प्रकार की बनाई जाती थी, प्रकार की बनाई जाती थी। ठीक है, चौकोर का मतलब सीधा हो गया। आप ऐसे समझ जाना कि जिसके चार कोने हों, वो घनाकार भी हो सकती है, वर्गाकार भी हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है, तो किसी भी प्रकार की हो सकती है। बार चार कोने होते हैं इसके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चौकोर सबसे अधिक मिली है, और कुछ है वो, कुछ मोहरें कुछ बेलनाकार वगैरह भी मिली है। तो चौकोर मोहरें सर्वाधिक है। ठीक है, चौकोर मोहरें प्रकार की बनाई जाती थी, जिसमें वर्गाकार सर्वाधिक थी। वर्गाकार, जिसमें सर्वाधिक कौन सी है? वर्गाकार है। ठीक है, कुछ मोहरें बेलनाकार
बेलनाकार है, ये चौकोर नहीं है क्योंकि इसमें कोई कॉर्नर नहीं है। बेलनाकार, गोलाकार भी कुछ मिली है, ठीक है, भी प्राप्त हुई है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी बात कि सबसे ज़्यादा मोहरें कैसी है, चौकोर है। चौकोर और कुछ बेलनाकार, गोलाकार, घनाकार भी मोहरें हमें प्राप्त होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मोहरों का आकार हो गया, निर्माण हो गया, ये लगभग सारी विशेषताएं हो गई। अच्छा, एक विशेषता और रह गई, जो मोहरें बनी है इनके ऊपर से अगर आप देखोगे तो बिल्कुल पॉलिशदार मोहरें हैं। इनको ऐसा माना जाता है कि आग से पकाने के बाद इनके ऊपर पॉलिश की जाती थी। तो जितनी भी मोहरें मिली है वो लगभग सारी कैसी है, पॉलिशदार मोहरें प्राप्त हुई है। सातवीं विशेषता और ऐड करता हूँ, मोहरों पर पॉलिश की जाती थी। पॉलिश की जाती थी। ठीक है, ये 7 विशेषताएं और मैं मान के चल रहा हूँ ये मोस्टली सारी यही विशेषता, इससे ज़्यादा कोई विशेषता नहीं है। तो मोहरों का निर्माण हो गया, ये आप आराम से देख लो। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। 1 मिनट, यहाँ पे आ गए। तो ये विशेषताएं हो गई। और अगर अपन अब मोहरें मिली कहाँ से हैं, ठीक है, और मुख्य मोहरें कौन सी है, ये बात हम देख लेते हैं। तो विशेषताओं के बाद में मेन मोहरों के स्थान देख लेते हैं। ठीक है, अब उससे पहले थोड़ा सा ये विशेषताओं में चल ही रहे थे तो अपन यूनिकॉर्न को भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों, ये हड़प्पा का यूनिकॉर्न है और एक मोहनजोदड़ो का यूनिकॉर्न है। अब यूनिकॉर्न क्या है, उससे पहले अपन यूनिकॉर्न को समझ लेते हैं। और हमें 2 यूनिकॉर्न की सील मिली है मुख्य, जो व्यवस्थित रूप से है। ठीक है, तो यूनिकॉर्न है क्या? देखिए, यूनिकॉर्न का मतलब होता है एक श्रृंगी अब एक सींग वाला, सींग एक है, आप देख पाए होंगे ये सब, ये पूरा एक सींग ही है। ये एक मोहर है मोहनजोदड़ो की, और एक भाग ये है, दूसरे भाग पे ऊपर 2 गोल गोल पोर्शन बने हुए हैं। ठीक है, तो ये एक मोहर है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल वर्गाकार है, चौकोर आकृति की है। इसके ऊपर ये लिपि लिखी हुई है और ये लिपि है, और एक पशु का चित्र है। ये पशु है, यूनिकॉर्न कहा गया है। अब ये पशु बेसिकली भारत में है नहीं कहीं पर भी। इस पशु का जिक्र हमें मिलता है रोमन और यूनानी साहित्य के अंदर। ठीक है, ये एक श्रृंगी वृषभ है। इसका जिक्र जो है, इसका जिक्र रोमन व यूनानी साहित्य से प्राप्त होता है। यूनानी साहित्य से प्राप्त होता है। इस कारण इसको काल्पनिक पशु माना गया कि ऐसा होता नहीं होगा, बस काल्पनिक रूप से इन्होंने बनाया होगा ऐसा। बाकी ऐसा पृथ्वी पर होता नहीं होगा, क्योंकि इसके कई अवशेष नहीं मिले, खाली मोहरों पर इसका चित्रांकन हमें मिलता है। तो ऐसा माना गया हो सकता है कि काल्पनिक रूप से हो, और बस उन्होंने अपनी मोहरों पर अपने राज मुद्रांक के रूप में, आइडेंटिटी के रूप में इसको ठप्पा लगाया जाता हो कि भाई यूनिकॉर्न देखते समझ जाना कि यह आपके भारत या मतलब मेलुहा मोहनजोदड़ो से सामग्री आई है। तो हो सकता है कि इसका कल्पनात्मक रूप से चित्रण हुआ हो, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कुछ ये भी इतिहासकार कहते हैं कि ये पीपल देवता की सवारी थी। पीपल देवता की सवारी थी। ठीक है, कुछ ये भी मानते हैं। ठीक है, तो ये एक श्रृंगी बैल था, और मोहरों पर पीपल के बाद सबसे अधिक चित्रांकन इसी का हुआ। इस हिसाब से ये भी कहा जाता है कि पीपल देवता होंगे और पीपल की सवारी होगी, तो सबसे ज़्यादा एक प्रकार से इनका उपयोग किया होगा, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, तो हम ये है ये एक मोहनजोदड़ो से प्राप्त यूनिकॉर्न है। मोहनजोदड़ो
जोदड़ो से प्राप्त यूनिकॉर्न। बहुत बड़ा नहीं, 1-1.5 सेंटीमीटर का ही है ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है मोहर, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके ऊपर ये 8 चिन्ह है, टोटल 8 चिन्ह है हड़प्पा लिपि के, हड़प्पा लिपि के, ठीक है। बाकी आप देख ही पा रहे हो। तो कहने का मतलब है कि यह जो यूनिकॉर्न अपन देख रहे हैं, यह यूनिकॉर्न आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। इसके ऊपर 8 चिन्ह है और ऐसा कैसा एक यूनिकॉर्न की सील हमें हड़प्पा से भी प्राप्त होती है, ठीक है। तो हड़प्पा से जो सील प्राप्त हुई एग्जैक्टली इसमें से कौन सी है? ये उस रो में शायद चित्र ठीक नहीं आया इसका। कुछ क्या है, कुछ चित्र इसके कॉमन है, 5 शब्द तो कॉमन है, 8 शब्द अलग है, ठीक है। या दोनों अलग ही हैं, एक ही है तो पता नहीं, चलो कोई नहीं। अब इसको अपन हड़प्पा की मान लेते हैं। तो एक यूनिकॉर्न हमें हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ, हड़प्पा से भी यूनिकॉर्न की एक मोहर मिली। वैसे मोहरें तो खूब मिली, बट ये कुछ सुरक्षित मोहरें हैं, बाकी तो सारी टूट फूट गई। ये सुरक्षित मोहरें हैं कि मोहर मिली, मोहर मिली। इसमें और उसमें फ़र्क बेसिकली यही है कि इस पर 13 शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक आधा और होगा कहीं। इस पर 13 चिन्ह हैं। तो हड़प्पा की जो यूनिकॉर्न की मोहर है उसके ऊपर कितने चिन्ह हैं? 13 है। और जो मोहनजोदड़ो की है उसके ऊपर कितने हैं? उसके ऊपर 8 चिन्ह हैं, ठीक है। ये भी एक विशेषताओं में लिख लेना साथ साथ में, तो ये सारी विशेषताएं हो जाएगी इसकी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की। ये मोहरें हैं कुछ। अब हम लिख देते हैं कि मुख्य मोहरें कौन सी है, हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई मुख्य मोहरें, ठीक है। अगर अपन मोहरों की बात करें विद्यार्थियों, तो सबसे बड़ी बात ये है कि कुल जो मोहरें मिली है जो चिन्ह वाली, तो उसमें से 68% मोहरें हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है। 68% कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और 19% मोहरें हमें मिली हड़प्पा से, व 13% अन्य सभी स्थानों से, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि मोहरें जो है वो सर्वाधिक किस स्थान से मिली है? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। आप ये समझ सकते हो कि 100 में से 68 मोहरें जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है। तो मैक्सिमम मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली है और 19% मोहरें जो है वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है, ठीक है। अब कुछ मोहरों की सूची हम है वो बना लेते, कौन सी मोहर कहाँ कहाँ प्राप्त हुई, ठीक है। अब जैसे बेलनाकार मोहर है, बेलनाकार मोहर है। अब मैं वही मोहरें लिखा ना जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर वृषभ है, तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से और एक मिली है कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो व कालीबंगा। तो कई बार पूछते हैं कि बेलनाकार मोहरें क्या बेसिकली बनाई जाती थी फारस के अंदर, मतलब जो मोहनजोदड़ो मेसोपोटामिया है उन क्षेत्रों की बेलनाकार में वहाँ ज़्यादा बनाई जाती थी। तो कहते हैं कि ये फारस से प्रभावित थी बेलनाकार मोहर, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से हमें वृषभ की बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। इसके अलावा हम पहले एक पढ़ चुके हैं पाशुपति शिव की मोहर, ठीक है। पाशुपति शिव की मोहर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेन मोहरें वगैरह सब मोहनजोदड़ो से मिली है, चाहे वो पाशुपति शिव की थी, चाहे वो आपकी मोहर जिसमें मैंने आपको कहा था कि पाशुपति शिव में भैंस आकार का त्रिभुज वगैरह त्रिशूल बना हुआ था, वो उस मोहर की मैं बात कर रहा हूँ। पाशुपति शिव की मोहर, नर्तकी की मूर्ति, योगी की मूर्ति,
ये सारे के सारे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यूनिकॉर्न मेन तो मोहनजोदड़ो से मिला है, एक हड़प्पा से भी मिला। शिव की मोहर ये भी कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, पाशुपति शिव, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिटेल से वो धार्मिक जीवन के अंदर समझ लिया था। और एक 3 घड़ियाल व 2 मछलियों वाली एक मोहर भी मिली है चन्हुदड़ो से। 3 घड़ियाल, एक ऐसी मोहर भी मिली जिसके ऊपर 3 घड़ियाल बने हुए व 2 मछलियां हैं। ये प्रश्न आता है कई बार, और ये मिली कहाँ से? चन्हुदड़ो से। ठीक है, चन्हुदड़ो से प्राप्त हुई। इसके अलावा अगर अपन कुछ और मोहरें चेक करें तो एक हड़प्पा से प्राप्त हुई है, इसमें गरुड़ व उसके पैरों पर 2 सांप है, मतलब गरुड़ ने 2 सांप को उठाया हुआ है। तो गरुड़ व 2 सांप की मोहर कहाँ से मिली? हड़प्पा से। ठीक है, कुछ मोहरें जो है मेन मैं वही लिखवा रहा हूँ, आप ये मत समझना कि इतनी ही मिली है, ऐसा समझ के गलती से कि बस इतनी है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी मोहरें हैं, बस हम उन मोहरों पर बात कर रहे हैं जो हमारे परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है और आगे भी पूछी जा सकती है। अब ये क्यों पूछते हैं 3 घड़ियाल और 2 मछलियाँ? ये इसलिए पूछते हैं कि ये लोग घड़ियाल और मछलियों जैसे जलचर से भी परिचित थे। पाशुपति शिव क्यों? क्योंकि ये कई सारी चीज़ों को बयां कर रहा है, मैंने आपको बताया भी था उसमें। हड़प्पा वाली ये मोहर क्यों पढ़ रहे? क्योंकि ये गरुड़ और सांप से भी परिचित थे। बेलनाकार क्यों लिखी? क्योंकि इससे फारस के साथ व्यापार होने के प्रमाण मिल रहे हैं। तो मतलब हम उन्हीं मोहरों को फोकस करते हैं जो मतलब, और परीक्षक भी उन्हीं मोहरों को स्पेशली पूछता है जो कुछ नई जानकारी दे रहा हो या हड़प्पा सभ्यता की कोई विशेषता निर्धारित कर रहा हो। उस मोहर के मिलने के बाद हड़प्पा में कोई नई बात जुड़ी हो, ऐसी मोहरें हमें ध्यान में रखनी होती। बाकी तो 2000 मोहरें आप कौन कौन सी याद करोगे? जैसे मैं आगे बताऊं कि एक नाव की आकृति की मोहर मिली। अब नाव की आकृति की जब मोहर मिली लोथल से और मोहनजोदड़ो से, तो इससे क्या पता चला? इससे पता ये चला कि ये लोग नाव से परिचित होंगे और निश्चित रूप से क्या होता होगा? जल परिवहन होता होगा, और जल परिवहन होता होगा तो डेफिनेटली आपके मेसोपोटामिया से ये लोग आपके जल रास्ते से व्यापार करते होंगे। तो इसलिए हम नाव की मूर्ति वाला मामला पढ़ते हैं। बाकी तो हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि नाव की मूर्ति से हमें एक विशेषता निकल कर सामने आई, नेविगेशन की विशेषता। ठीक है, अब जैसे एक आता है लोथल से बीज बोने का यंत्र। अब बीज बोने के यंत्र की एक मोहर प्राप्त हुई। ठीक है, अब उस मोहर के ऊपर बीज बोने का यंत्र बना हुआ है। इससे ये पता चलता है कि ये लोग सिस्टमेटिक ढंग से खेती करते होंगे और इनको बीज बोना वगैरह सब कुछ आता होगा। वैसे ये हमें कृषि जीवन में लिखना चाहिए था। ठीक है, तो ये हो गई बात यहाँ पे। इसके अलावा एक मोहनजोदड़ो से नरसिंह टाइप की मूर्ति मिली है, जिसमें सिर अलग है और वो जो हिरण्यकश्यप और नरसिंह की कथा मिलती है, तो उस प्रकार की, और ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम उन्हीं मोहरों के बारे में पढ़ते हैं और परीक्षक भी जनरली उसी मोहर पे आता है जिसने हड़प्पा की कोई नई विशेषता तय की हो या हड़प्पा की कोई ऐसी बात चेंज कर दी हो जो पहले नहीं थी और बाद में भी। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, ये सारी बातें होगी मुख्य मोहरें। और कौन सी मोहरों का चित्रांकन नहीं था वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सिंह, ऊंट, गाय, घोड़ा का मोहरों पर चित्रांकन नहीं है। मोहरों पर चित्रांकन नहीं। अब मैं मान के चल रहा हूं कि मोहर से आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा, बल्कि कैसा भी सवाल आ जाए। ठीक है, तो ये मुख्य मोहरें हो गई, यूनिकॉर्न समझ लिया आपने, और ये इसकी विशेषताएं सारी हो गई। ठीक है, और अब हम देखते हैं मोहरों के बाद में मृदभांड चेक करेंगे। ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं मृदभांड के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में कि मृदभांड की क्या क्या विशेषताएं थी, और फिर देखेंगे मुख्य मृदभांड कौन से। वैसे मुख्य मृदभांडों में कुछ आता नहीं है वैसे भी। तीसरे नंबर पे मृदभांड।
देखो नाम से पता चल जाता है, भांड यानी बर्तन, मृद यानी मिट्टी। तो मिट्टी से बने बर्तनों को, मिट्टी से बने कलाकृतियों को हम मृद भांड बोलते हैं, ठीक है। और मृद भांड में हम विशेषताएं देखेंगे सबसे पहले, फिर देखते हैं कि कौन कौन से मेन मृद भांड थे, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है तो। अब इनके उपयोग की तो कोई समस्या है नहीं, क्योंकि जनरली मृद भांडों का उपयोग जो है, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कहाँ होता है आप सभी को अच्छे से पता है, घरेलू कार्यों में होता है सारा का सारा, ठीक है। अब अगर सबसे पहली बात कि मृद भांड बनाए कैसे जाते थे, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हाथ से भी बनाए जाते थे और चौक से भी बनाए जाते थे। चौक होता है ना, जिसमें आपने कुम्हार को देखा होगा, जिसमें वो क्या करता है, ऐसे चौक घूमता है, ऊपर से वो मिट्टी डाल के और ऐसे हाथ रखता है तो अपने आप चौक घूमता रहता है, तो आकृति अपने आप आ जाती है। चौक मतलब एक प्रकार का आविष्कार था, ठीक है ना। चौक उस समय का एक नया आविष्कार था। तो इस समय जो मृद भांड बनाए जाते थे वो आपके हस्त निर्मित भी थे, मित व चौक निर्मित, दोनों प्रकार के थे, ठीक है। और चौक निर्मित से सर्वाधिक मृद भांड किसके थे, चौक से बने हुए थे। ये भी सवाल कई बार सामान्यतः एग्जाम्स में पूछते हैं कि मृद भांडों का निर्माण किस प्रकार किया जाता था हड़प्पा काल में सबसे ज़्यादा, तो चौक निर्मित, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता कोई जैसी तैसी सभ्यता नहीं थी, काफ़ी विकसित सभ्यता थी। और ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे आराम से कह सकते हैं कि हाथ से ज़्यादा थोड़ी अत्याधुनिक तकनीकी यहाँ पे आ गई होगी। दूसरी बात, अब जो भी मृद भांड मिले हैं, मोस्टली हमारे संबंध में दो टाइप से प्रश्न बनते हैं कि उनके ऊपर रंग कैसा है और उनके ऊपर चित्र कैसे बने हुए, क्योंकि जो मिट्टी का बर्तन बनता था उसके ऊपर रंग रोगन किया जाता था। कहीं पे दूसर कलर होता था, कहीं पे ऑर्चिड कलर होता था, कहीं पे लाल कलर होता, कहीं पे काला कलर होता था, कहीं पे बैंगनी कलर भी होता था। तो जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मृद भांड प्राप्त होते हैं जिस रंग के, तब हम उसको उस टाइप की मृद भांडिक संस्कृति बोलते हैं। जैसे हड़प्पा काल में हमें ब्लैक एंड रेड जो मृद भांड मिले उसके ऊपर मैक्सिमम काले और लाल कलर के चित्र प्राप्त हुए, तब हम कहते हैं कि हड़प्पा काल के लोग हैं वो काले व लाल प्रकार के मृद भांड बनाते थे, इसलिए हम उसको काले और लाल प्रकार के मृद भांडों की संस्कृति बोल सकते हैं, ठीक है। इससे पहले भी हमने आगे देखे थे OCP प्रकार के मृद भांड भी चेक किए थे। तो कहने का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि केवल काले और लाल ही होते, लेकिन जो मैक्सिमम मृद भांड मिलते हैं उनके ऊपर काले व लाल कलर का कलर इस समय हड़प्पा काल में हुआ था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्लैक एंड रेड वेयर यानी मृद भांड, ब्लैक यानी काला, रेड यानी लाल, तो मतलब BRW मतलब काले व लाल प्रकार के मृद भांड सर्वाधिक मिले, काले व लाल रंग के मृद भांड सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा सवाल बनता है, क्योंकि जब अपन आगे वैदिक काल और उसके बाद का पीरियड पढ़ेंगे तब हम और समझेंगे आगे कि किस किस काल में किस किस प्रकार के मृद भांड थे, आगे हम देख चुके हैं। और इसके अलावा आपके पेंटेड ग्रेवेयर भी आएगा आगे अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पे काले व लाल कलर के मृद भांड सबसे ज़्यादा थे, ठीक है। ऐसा नहीं केवल यही थे, ये अधिकांश थे, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में भी ये ज़्यादा थे, ठीक है। तो वैसे भी ये आपस में सिमिलर टाइम में ही रही है। अब देखिए तीसरी विशेषता है इसकी। अब हम अगर ये बात करें कि इस रंग के साथ साथ इनके ऊपर चित्र किसके बने हुए थे, तो इनके ऊपर ज्यामितीय चित्र थे, जियोमेट्रिकल जो चित्र होते हैं। ज्यामितीय चित्र कौन से, जिसमें जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, घन हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया, है ना, इस टाइप के सारे चित्र बने हुए हैं, ठीक है। जियोमेट्री के सारे जो चित्र होते हैं, हम जो ज्यामिति पढ़ते गणित के अंदर, उसके चित्र, ज्यामितीय चित्र तथा प्राकृतिक चित्र।
प्राकृतिक दृश्य ऑलमोस्ट हमें सारे मिल जाते हैं। अब देखिए प्राकृतिक चित्रण का क्या मतलब है यहाँ पे। प्राकृतिक चित्रण का मतलब होता है जैसे पशु पक्षी वनस्पति, है ना, उस प्रकार से पशु पक्षी वनस्पति ये, ठीक है, इसके चित्र बने हुए हैं, प्राकृतिक चित्रण है। इसके साथ साथ मानव का चित्रण भी है, मानव का चित्रण, लेकिन मानव का जो चित्रण है वो बिल्कुल नगण्य है, मतलब आप यूँ कहिए कि बहुत कम है, ठीक है। मानव का चित्र तो है बने हुए लेकिन बहुत ही कम है। तो ज्यामितीय चित्र, प्राकृतिक चित्रण, मानव, एक मिनट मानक लिख लिया, मानव का चित्रण, ठीक है, ऐसे ठीक है, प्राकृतिक चित्रण, मानव चित्रण तथा कुछ आपकी लिपि का चित्रण भी है। तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर सबसे ज़्यादा मोहरों से लिपि का ज्ञान होता है, लेकिन मृदभांड से भी लिपि का ज्ञान होता है। देखो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर ये सवाल आए कि सबसे ज़्यादा ज्ञान किस पे होता है, मृदभांड, मोहरे, मन के, और कोई एक और ऑप्शन आ जाता है, सर्वाधिक पूछ लिया है ना, तो उत्तर आपके मोहरे होगा, फिर आप मृदभांड नहीं करोगे। अच्छा उसमें उपयुक्त सभी होता तो फिर सारे उत्तर हो जाते, ठीक है। तो इन मृदभांडों से भी हमें लिपि का है वो ज्ञान हो जाता है। तो इनके ऊपर चित्र क्या थे, इनका कलर कैसे था, इसको बनाया कैसे जाता था, ठीक है। अब हम आगे ये देखेंगे कि क्या सादे होते थे मृदभांड या इनके ऊपर भी अलंकरण होता था। अलंकरण का मतलब साज सजावट वगैरह होती है, ये भी था या सादे ही थे। तो मोस्टली हमें सारे यहाँ पे अलंकरण रहित मिले हैं, सादे मृदभांड मिले हैं, कोई ज़्यादा खास उसके ऊपर सजावट नहीं मिलती। बलूचिस्तान में कुछ अपवाद मिले हैं, बाकी मोस्टली हमें है वो ये है, ये आपके इसका अभाव है, अलंकरण का अभाव मिलता है। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि बहुरंगी अलंकरण का अभाव, अलंकरण का अभाव, बस इसका अपवाद ध्यान रखना। बलूचिस्तान में कुछ ऐसे मिले जिसमें एक दो या अधिक कलर का उपयोग किया गया है इस मृदभांड के निर्माण में, ठीक है। तो ये थी इसकी मोटी मोटी विशेषताएं। चौक व हस्त निर्मित थे, कलर कैसा था, और वृत्त त्रिभुज वगैरह, ये सारी ज्यामितीय संरचना वगैरह, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो ये तो होगी बात इसकी विशेषताओं की। अब हम देखते हैं प्रमुख मृदभांड के बारे में। कोई खास मृदभांड जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, तो उसको हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। एक हड़प्पा से दो मृदभांड मिले हैं, जिसमें एक आपके दूध पिलाती हुई हिरनी का फोटो है, दूध पिलाती हिरनी, व एक मछुआरा। एक ऐसा चित्र मिला है एक मृदभांड पे, जो कहाँ मिला है, हड़प्पा से मिला है, ठीक है। तो हिरण का जानकारी होगी उनको, मछली मछुआरे वैसे ही हो गए। दूसरा, एक प्यासा कौवा व चालाक लोमड़ी, देखो प्यासा कौवा, सॉरी, कौवा व चालाक लोमड़ी। देखो ये एक पंचतंत्र की कहानी है। और
कौआ और लोमड़ी, इन दोनों का एक चित्र जो कि एक मृदभांड के ऊपर बना हुआ है, और ये हमें मिलता है लोथल से। कहाँ से मिलता है? लोथल से मिलता है। तो कई बार सवाल ऐसे आता है कि पंचतंत्र की कहानी का चित्रण हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से हुआ है, तो आप क्या कहोगे? लोथल से हुआ है। एक लोथल से और भी ऐसा चित्र मिला है जिसमें एक मछली जो है, मछली मुंह में वृक्ष को दबाए हुए है, दबाए हुए। ये दोनों चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमें लोथल से। तो लोथल के इस चित्र का स्पेशली ध्यान रखना। कैसे सवाल आता है कि पंचतंत्र की कहानी, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की किताब है, इसके बारे में हम आगे गुप्त काल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो पंचतंत्र की एक कहानी है जिसमें ये पूरी कहानी सुनाई गई है। इसमें ये दो पात्र है, कौआ और लोमड़ी। तो इसका चित्र देखकर विद्वानों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि ये पंचतंत्र की कहानी का ये एक प्रकार से चित्रांकन हुआ है। हालांकि संभव है कि उस कहानी का उससे कोई लेना देना नहीं होगा, और जब कहानी लिखी गई उस समय संभवतः जब ये चित्र बनाया गया उस समय कहानी भी अस्तित्व में नहीं होगी, ये भी तय बात है। लेकिन हम साम्यता बैठा ही सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कहें कि भारत का शेक्सपियर, कालिदास, कोई मतलब ही नहीं है। कालिदास बहुत पहले था, शेक्सपियर बहुत बाद में था। दोनों की शैली में भी बहुत भिन्नता थी, लेकिन बस ये साम्यता बैठा दी कि दोनों नाटककार थे, दोनों प्रसिद्ध थे, तो बोल दिया गया। ऐसी इन्होंने ऐसे साम्यता बैठा दी। बाकी पंचतंत्र ऐसा नहीं है कि पंचतंत्र की कहानी उन लोगों को भी पता थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, ये कि वो पात्र दिखते हैं इसलिए उन्होंने ऐसी तुलना कर दी, और फिर किसी परीक्षक ने पूछ लिया तो हमारे यहाँ मोस्ट हो गया। क्योंकि हमारे क्या है ना, राजस्थान में नहीं, भारत पूरे में एक ऐसी परंपरा बनी हुई है कि जब भी कोई प्रश्न परीक्षा में आ जाता है तो फिर वो क्या होता है आपके वो मोस्ट हो जाता है। फिर उसको बाद में बहुत ही दिल से पढ़ा जाता है कि ये मोस्ट है, ठीक है। लेकिन जब तक वो पूछा नहीं जाएगा तब तक उसको हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जिस दिन ढंग से पूछ लिया उसके बाद हम उसको ठीक से पूछना शुरू करेंगे। कन खजूरा, मेरे हिसाब से कन खजूरा मैंने कभी देखा नहीं, पढ़ा ही है खाली। होता कैसा है ये आप लोग ही बताओगे और आप लोग समझ लेना। तो एक कन खजूरे का मृदभांड और एक आपके चमकीला मृदभांड हमें प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। चमकीला मृदभांड जिस पर ठीक है, जिस पर कांच का लेप है, ऐसा लगता है। चमकीला इसलिए ग्लेजिंग बोल सकते हो, ओपकारी भी कह सकते हो, ठीक है। ऐसा हमें एक मृदभांड मिला है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। इससे पहले हड़प्पा में ऐसा चमकीला मृदभांड, हड़प्पा में क्या, मेरे हिसाब से उस समय की किसी भी सभ्यता में ऐसा चमकीला मृदभांड हमें नहीं मिला जो मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये तो बातें हो गई इसकी कि मुख्य मृदभांड कौन से हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे स्थान भी मिले हैं जैसे मोहनजोदड़ो, ठीक है, चन्होदड़ो, हड़प्पा, नौशेरा पाकिस्तान में। यहाँ से हमें मृदभांड बनाने के भट्टे भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बनाने के भट्टे मतलब बड़े पैमाने पर जब कोई चीज़ें पकानी हो तो ऐसे चूल्हे के रूप में भट्टे का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से हमें भट्टे लोथल से भी मिले हैं, लेकिन वहाँ से थोड़े ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। तो ये तो मृदभांड थे, आप इसको आराम से देख लो, और मुझे पूरा विश्वास है आपको ये समझ में बढ़िया तरीके से आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए मृदभांड हो गए, अब हम बात करेंगे मनकों के ऊपर, ठीक है, कि उस समय कौन कौन से मनके थे, क्या क्या विशेषताएं थी, और मनकों के बारे में, मुख्य मनके वगैरह, ठीक है। अब आते हैं मनकों के ऊपर, चौथा पॉइंट।
अब देखिए मनकों का उपयोग कहाँ किया जाता होगा, अभी तक इसका कुछ स्पष्ट नहीं है। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि ये हो सकता है कोई धार्मिक कार्यों में वगैरह में यूज़ किए जाते हो, कोई कहता है कि मापन में भी यूज़ किए जाते थे मन के, और कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि मनकों का उपयोग एक प्रकार से लोग आभूषण के रूप में भी इसका उपयोग करते थे। तो कई सारे मत हैं, तो हम सभी मतों को लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ विशेषताओं में कि इसका उपयोग आभूषण के रूप में, इसका उपयोग बाट के रूप में भी होता था, बाट के रूप में, ठीक है। इसके साथ साथ कहते हैं कि कोई धार्मिक अनुष्ठान के रूप में होता था, ऐसा माना जाता है। अब एग्जैक्टली क्या है ये तो हम कोई नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा अभी तक माना जा रहा है, ठीक है। अब बात आती है दूसरी कि इन मनकों का निर्माण कैसे होता था, किन चीज़ों से, धातुओं से वगैरह से या किससे, आखिर ये मन के बनाए किससे जाते थे। वापस वही बात, सबसे ज़्यादा जो मन के बनाए जाते थे वो जाते थे सेल खड़ी से, ठीक है। सेल खड़ी से सर्वाधिक, तो मन के किससे बनाए गए, सेल खड़ी से। इसके साथ साथ जितने भी महंगे पत्थर हैं, महंगे पत्थर में वापस वही कार्नेलियम, ठीक है, कार्नेलियम, गोमेद, लाजवर्द मणि, जैस्पर वगैरह, इन सारों से मन के बनाए जाते थे। तो महंगे पत्थर से, सेल खड़ी से, तो मतलब मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया। इसके साथ साथ ऐसा नहीं केवल मिट्टी और पत्थर से थे, बल्कि इस समय धातुओं के भी मन के बने मिले हैं। धातुओं में भी हमें उस समय सोने के मन के भी मिले हैं, व रजत के भी मिले, चांदी के भी, धातुओं से बनाए जाते थे, ठीक है। तो ये तो हो गई बात कि मनकों का उपयोग क्या था, बनाए किससे जाते थे। अब तीसरी बात ये आती है कि जो मन के बनाए गए उनका आकार कैसा था। तो मनकों की अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक बेलनाकार के मिले। सर्वाधिक कैसे हैं, बेलनाकार के। जैसे मोहरें आपके सर्वाधिक वर्गाकार थी, चौकोर थी, तो ये कैसी थी, मन के बेलनाकार थे, सर्वाधिक बेलनाकार थे, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, कई बार यही पूछते हैं। और मनकों का उद्योग का कारखाना मैं ऑलरेडी आपको उद्योगों में बता चुका हूँ। आप वापस एक बार रिकॉल करना, रजिस्टर चेक करना एक बार। अब ये बात भी आती है कि जो मन के बनाए जाते थे, ये बनाए किससे जाते थे। तो ऐसा माना जाता है कि जो महंगा पत्थर या धातु जो है उसमें ये क्या करते थे, ड्रिल मशीन लाते थे, और ड्रिल मशीन से ये ड्रिल करके और मनके का निर्माण करते थे। हमें मोहनजोदड़ो से, चुनहुदड़ो से, लोथल से कई सारी ड्रिल मशीन भी बनी है। वो ड्रिल मशीन का उपयोग डेफिनेटली मनकों के निर्माण में किया जाता होगा, ऐसा पुरातत्व शास्त्री हमें बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चुनहुदड़ो, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चुनहुदड़ो, धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा। और चुनहुदड़ो का तो जो मन का उद्योग है बहुत ज़्यादा फेमस उद्योग था। चुनहुदड़ो के अंदर सबसे ज़्यादा यहीं पे मन के है वो बनाए जाते थे, ठीक है। और लोथल भी साथ में ही था। धोलावीरा से एक मन का निर्माण की ड्रिल मतलब छेद करने वाली मशीन, ड्रिल प्राप्त हुई है, ड्रिल प्राप्त हुई है, ठीक है। इससे
अच्छा आ गया, मन का निर्माण की ड्रिल प्राप्त की। तो ये ड्रिल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंद्रगुप्त, धोलावीरा कई स्थानों से मिली। मैं कुछ मुख्य मुख्य बता रहा था आपको, ठीक है। एक नया स्थान है बगसरा, गुजरात के अंदर। तो बगसरा है गुजरात से। यहाँ पत्थर के काफ़ी मनके मिले हमें, पत्थर के मनके। हम उद्योग क्यों कहते हैं चंद्रगुप्त, धोलावीरा में उद्योग इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर अर्धनिर्मित मनके हमें बहुत मिले हैं। और अर्ध जैसे कि इस्लामपुर में पत्थरों के कई सारे उपकरण हैं, वो आधे अधूरे बने हुए मिले हैं बड़े पैमाने पे। तो इससे हम ऐसे अनुमान लगा पाने में सक्षम होते हैं कि आधे अधूरे उपकरण हैं, डेफिनेटली यहाँ पे कोई फैक्ट्री रही होगी। क्योंकि जब उपकरण वगैरह बहुत ज़्यादा हो और आधे अधूरे बने हुए हो, तो इससे हम सीधा अनुमान लगा सकते हैं कि कोई फैक्ट्री होगी जिसमें आधा अधूरा काम हो रखा था, आधा चल रहा था। फैक्ट्री में ऐसे काम बिखरा हुआ रहता है। इस बेस पे हम फैक्ट्रियों का निर्धारण करते हैं। हमने पढ़ा था ना, सीपी उद्योग कहाँ था, मन का उद्योग कहाँ था, शंख उद्योग कहाँ था, उनके बेस पे किया जाता है। ये 5 बातें आपको मनके में स्पेशली ध्यान रखनी है, और ये 5 ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। मन का हो जाता है पूरा, देख लो आराम से आप, ठीक है। मनके के बाद में नंबर लगेगा बाट और माप का, ठीक है। बस आज पूरा ही करेंगे इसको अपन। बाट और अगर माप की बात करें, देखो बाट और माप का क्या मतलब है। बाट और माप का सीधा मतलब ये होता है कि हम जो है, आपने एनसीईआरटी में चित्र देखा होगा, बाट और माप का बड़ा अच्छा चित्र बना हुआ है। देखो मैं यहाँ पे एक आपको छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप 11वीं की नहीं 12वीं की एनसीईआरटी के 3 भाग हैं, वो ले लेना आप। वैसे अभी बस अपने पास काफ़ी टाइम है अभी एग्ज़ाम में, आप उसको आराम से ले लो। और जैसे जैसे टॉपिक, अभी जैसे सिंधु घाटी आज मैं पूरा कर दूंगा, ठीक है। कला पूरी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो अपना पतन का हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, उसका जो पहला टॉपिक है जो एनसीईआरटी का, जो आजकल राजस्थान बोर्ड में भी वही चल रही है, उसका पहला टॉपिक यही है, मन के मोहरे वगैरह। उसको आप बढ़िया तरीके से पढ़ लो। वहाँ से कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि ये पॉइंट सर ने नहीं बताया या नया है कुछ, आप उसको ऐड कर लो अपने नोट्स में से, ठीक है। एनसीईआरटी रखिए पास में। वैसे 11वीं की काम की नहीं, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री है, और वर्ल्ड हिस्ट्री को जब मैंने पढ़ाया था तो एनसीईआरटी को पूरा साथ में ले लिया है। हालांकि मैंने इसको भी लिया है, लेकिन फिर भी आप पढ़ोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। 12वीं की आप 3 एनसीईआरटी के भाग आते हैं, भारत के विविध तथ्य ऐसा करके कुछ है, विविध तथ्य ऐसा, भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग थर्ड। भाग फर्स्ट में है प्राचीन, सेकंड में है मध्य, और थर्ड में आधुनिक। बस ये 3 किताबें आपको पास में रखनी इस वीडियो कंटेंट के अलावा। बाकी आप चौबे, पप्पू सिंह प्रजापत और आर्य वगैरह ये सब रखते हो तो मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आप वीडियो और एनसीईआरटी की 12वीं की किताब इतना कर लोगे और अभ्यास प्रॉपर कर लोगे तो भी आप एक बहुत अच्छी रैंक के साथ चयन ले सकते हो, ठीक है। बाकी किताबों का तो मैं कभी मना नहीं कर सकता, क्योंकि इतिहास मैंने नहीं बनाया, मैं भी किताबें ही पढ़ के आ रहा हूँ, ठीक है। बस मैं उसको सरलीकरण करके आप तक पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि कई बार चीज़ें पढ़ना क्या है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, छोड़ना क्या है ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो हम वही काम कर रहे हैं यहाँ पे, चीज़ों का सरलीकरण कर रहे हैं। बाकी किताब फैक्ट हम कभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि किताब वाले के लिए कोई बाउंडेशन थोड़ी है, वो टेबल पूरी उठा के वहाँ पे पेस्ट कर देगा, लेकिन हम नहीं कर सकते। हमें तो समझाना पड़ता है, एक चीज़ को लॉजिकली बताना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ। किताब वाले के लिए बाध्यता नहीं है बताना, वो तो क्या कहीं से कॉपी करके वहाँ पे चिपका देगा, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं। वो सिंधु घाटी सभ्यता को 100 पन्नों में भी लिख सकता है, लेकिन हमारे लिए बाउंडेशन है कि आप उसको लिमिटेड चीज़ें रखो, 15, 20, 30 पेज हाथ से लिखे हुए। कंप्यूटर से तो ये हमारे 5 पेज भी नहीं होंगे, हमें उसको लिमिट रखना पड़ता है, और ऐसा रखना पड़ता है कि 90-95% सवाल भी आ जाए। तो एक टीचर के लिए बाउंडेशन होती है, वो सारी चीज़ें नहीं लिखवा सकता, लेकिन वो समझा ही सकता है। तो इसलिए कई बार आप ऐसी उम्मीद भी ना करें कि हम किताब, हमारे से एक बार फैक्ट किताब में चला गया, जाएंगे कई सारे जाएंगे, लेकिन इतना विश्वास है कि जो हमने छोड़ रखे हैं फैक्ट, उनमें से कोई 2% भी परीक्षा में नहीं आएंगे। क्योंकि फिर कई बार उलूल जुलूल किताबों में बहुत लिखा होता है जिसका कोई सेंस नहीं होता। आप ऑथेंटिक किताबें देखोगे, बढ़िया किताबें, के.सी. श्रीवास्तव है, एनसीईआरटी की किताबें हैं, विपिन चंद्रा वगैरह पुरानी किताबें थी, आप उनमें देखोगे ना तो बहुत ही प्रॉपर मटेरियल है और समझ में चीज़ें भी आ जाती है। आजकल की जो किताबें आई है
चाहे सौरभ चौबे की किताब हो, चाहे पप्पू सिंह की, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब इन किताबों को पढ़ने बैठते हैं ना हम, आपकी नहीं मेरी बात भी कर रहा हूँ, हमारे पास है सब किताबें, तो एक पाठ कम से कम 8 से 10 दिन ले लेता है अगर ढंग से पढ़ते हैं तो। और उस किताब को पूरी पढ़ने में कम से कम, प्राचीन भारत की मैं बात करूं तो कम से कम 4 महीने लेती है, 3 से 4 महीने। फिर वापस रिवीजन करेंगे तो 1-2 महीने और ले लेगी, फिर भी कॉन्फिडेंट नहीं आता है कि क्या पढ़ा अभी तक, बहुत सारा लिखा हुआ उसके अंदर। फिर आप केवल प्राचीन और यही पढ़ोगे तो फिर भाग 5 और है, फिर उसकी ऐसे 6 किताबें हो जाएगी, फिर कब कर पाओगे आप? पूरे 3 साल चाहिए, 3 से 4 साल ढंग से उन किताबों को करने में। तो कहने का मतलब है कि आजकल की जो किताबें आई उन्होंने, लेखक बच गए। लेखक कैसे बच गए? लेखक ने इतना लिख लिया कि अब वो ये आराम से कह सकता है कि मेरे बुक्स में सारे आ गए। ठीक, आज के सारे लेखक की मैं बात कर रहा हूँ। तो लेखक बच गया, लेकिन स्टूडेंट फंस गया। अब स्टूडेंट वो पढ़ ही नहीं सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अब कोई ऐसे यूनिक पर्सनैलिटी है तो पता नहीं, बाकी होता नहीं हो, उस किताबों को याद कर नहीं पाओगे आप, क्योंकि इतना ज़्यादा लिखा हुआ उसके अंदर, ज़रूरी भी नहीं है। पूरे पेपर में ऐसे 2 या 5-7 सवाल ही होते हैं जो उस लेवल के आते हैं जो उन किताबों में दिए हुए, बाकी 90% सवाल तो ऐसे आते हैं तो सामान्य बुक में भी हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तैयारी स्मार्ट होनी चाहिए। फिर आपको डीप पढ़ना है नौकरी लगने के बाद, हाँ उन किताबों को आप रिसर्च कीजिए, वो बाद की बात है। लेकिन इसलिए कहता हूँ कि देखो कई बार क्या होता है, जैसे पिछली बार हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का बैच चला कॉलेज लेक्चरर में, तो कॉलेज लेक्चर में वर्ल्ड हिस्ट्री के 48 प्रश्न आए थे टोटल। उसमें से मोटे मोटे 45-46 अपने वीडियो से आ गए थे। वो मैंने इसका साक्ष्य सहित प्रमाण यूट्यूब पे भी डाल रखा है, आप देख सकते हो। तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर वो तो सभी किताबों से आते हैं। देखो ऐसा है, मैंने 60 वीडियो बनाए, 60 वीडियो को आप लिखोगे ना तो एक रजिस्टर भी नहीं होगा, एक रजिस्टर ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलो। किताब है 800 पेज की, 800 पेज में से 43, 44, 42, 44 सवाल आ रहे हैं, उससे 2% ज़्यादा एक रजिस्टर से आ रहे हैं। बता दीजिए आप कि ज़्यादा फ़ायदे में कौन रहेगा। इसलिए कहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा तथ्यों को मगअप करने की बजाय चीज़ों को समझने का प्रयास करोगे ना तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा मिल जाएगा आपको। इसलिए कहता हूँ कि अपने वीडियो लेक्चर आराम से देखिए, डेली 2 से 3, और साथ साथ में अच्छे से नोट्स बनाते जाइए, और जैसे ही पार्ट पूरा होता है उसका अभ्यास करते जाइए। आप देखना कि उन बड़े बड़े बुक्स ग्रंथ पढ़ने वालों से आप 5 नंबर ज़्यादा ही लाओगे, कम नहीं लाओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, बाकी क्या है, वो ग्रंथ हम पढ़ ही रहे हैं, हम आप तक वही पहुँचा रहे हैं जो काम की चीज़ है। वही डाउन फिल्ट्रेशन थियरी कि ऊपरी वर्ग तक शिक्षा दो, नीचे अपने आप छन छन कर जाएगी। तो यहाँ पे हमने वो सारी चीज़ें हम देख ही रहे हैं, क्योंकि मेहनत इतनी मैं कर रहा हूँ उतनी शायद आप नहीं कर रहे हो। मैं 4 से 5 घंटे बैठता हूँ तब जाके 1 घंटे की क्लास तैयार होती है। आप सोच सकते हो मुझे सारी समकालिक किताबें देखनी पड़ती है, फिर उनमें कुछ गलतियाँ वो निकालनी पड़ती है, क्रॉस चेक करने पड़ते हैं, उसके बाद में छन छन के और जो मैटर निष्कर्ष निकलता है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो आपको तो क्या है, खाली वीडियो देखना है। मुझे पप्पू सिंह प्रजापत भी देखनी पड़ती है, सौरभ चौबे भी देखनी पड़ती है, मेरे केसी श्रीवास्तव भी, मैं उसमें मेरे नोट्स बने हुए हैं शॉर्ट में, वो भी देखता हूँ। इसके साथ साथ वीसी पांडे के मेरे पहले बने, उसको भी देखता हूँ। तो 5 से 6 स्रोत मैं यूज़ करता हूँ। फिर उसमें से जहाँ कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आता है, कहीं तिथि गलत आ गई, ठीक है, तो फिर जैसे उपेंद्र सिंह को भी मैं पढ़ लेता हूँ, एनसीईआरटी भी देख लेता हूँ। एक टॉपिक को, जैसे अब आज मैं कला पढ़ा रहा हूँ, ये कला मैंने 5-7 जगह से चेक करी है, कहीं से भी कुछ मिला है उसको मैंने किया है कि इसको क्यों शामिल किया। फिर कहीं कोई भिन्नता आती है तब हम गूगल पे जाते हैं, वहाँ पे ऑथेंटिक वेबसाइट चेक करते हैं, वहाँ जाके एग्जैक्ट क्या है वो पॉइंट निकालते हैं, उसको वापस कॉपी में ऐड करते हैं, फिर थीम बना के यहाँ प्रस्तुत करते हैं। इतनी सारी मेहनत करने के बाद जाके आपके सामने पक पकाया माल आ जाता है। आप इसको छोड़ के वापस वहीं जा रहे हैं जहाँ से मैं माल लेके आया हूँ। तो इसलिए कह रहा हूँ वीडियो कंटेंट इज द सफिशिएंट फॉर योर सिलेक्शन। ठीक है, साथ में एक एनसीईआरटी की 12वीं की 3 किताबें ले लो बस, और कुछ नहीं करना है। चलो वो टाइम आपका ले लिया। 5वें नंबर पे आइए, बाट। ये बाट क्या है? बाट का मतलब ये होता है, बाट होता है मापक। जैसे आज अपन जाते हैं ना किसी दुकान पे जाते हैं किराना वगैरह की, तो वो 2 किलो का बाट, 3 किलो का बाट, 5 किलो का बाट। 3 किलो का बाट आता नहीं है,
1 किलो का, 2 किलो का, फिर आता है 5 का, फिर आता है 10 किलो का, फिर आता है 20 किलो का बाट, एक आता है 50 का बाट, फिर आता है 100 का बाट। आज आप मार्केट में जाओगे ना तो आपको 500 ग्राम का मिलेगा, 1 किलो का, 2 किलो का, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का और 100 का। बस ये 3 और 4 7 मेन बाट मिलते हैं। फिर ये 500, 200, 100 ग्राम के तो है ही। ये बाट आप पूरे भारत में जाओगे सेम ही है, वो किलो का भार सेम ही है। चाहे आप केरल में चले जाओ, चाहे आप कर्नाटक में चले जाओ, चाहे आप कश्मीर में चले जाओ, चाहे वो आप भारत के कहीं भी भाग में चले जाओ। वैसे अपन यूरोप में जाते हैं तो वहाँ पे पौंड आ जाता है, वो वहाँ पे बाहर पौंड में मापते, लेकिन किलो यूनिट लगभग वही रहेगी। तो कहने का मतलब है कि ये बाट जो है ये आपके भार मापने के पैमाने के लिए यूज़ किए जाते थे। तो हड़प्पा काल में भी बाट मिले हमें। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये मिली कि ये बाट जो मिले हैं ये सारे के सारे बाट आपके सेम पैमाने के मिले, मतलब एक प्रकार से स्टैंडर्ड मेजरमेंट था वहाँ पे, अलग अलग नहीं था। ऐसा नहीं था भी कालीबंगा से सामान अगर हड़प्पा चला जाए तो कालीबंगा का 1 किलो और हड़प्पा का आधा किलो बराबर हो जाए, ऐसा नहीं था। कालीबंगा का किलो ही वहाँ के 1 किलो जैसा ही था। तो मतलब मानकीकृत पैमाने थे यहाँ पे। तो पहली विशेषता देखिए, स्टैंडर्ड पैमाने हेतु, मतलब स्टैंडर्ड जो एक प्रकार से आप उसको कह सकते हो, यूनिफॉर्मिटी बोल सकते हो, ठीक है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट बोल सकते हो। मतलब जब आपके पूरे क्षेत्र में एक ही टाइप के मेजरमेंट हो तो उसे अपन मानकीकृत पैमाना बोलते हैं। आज अपन 1 किलो शक्कर बाड़मेर में लेंगे ना, यही आपको 1 किलो आप लक्षद्वीप में चले जाओगे तो वही 1 किलो, मतलब भारत में भी क्या है, मानकीकृत पैमाना है। और इसमें हमारे पास में ये बाट है मेन, 1, 2, 5, 10 इस टाइप से। तो मानकीकृत पैमाने हेतु बाट का उपयोग हड़प्पा सभ्यता द्वारा होता था, हड़प्पा सभ्यता में होता था। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि बाट का उपयोग होगा माप तोल के लिए। किसके लिए? माप तोल के लिए। तो हमें हड़प्पा के लगभग हर स्थान से इस तरह से बाट प्राप्त हुए, माप तोल प्राप्त हुए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये एक ही होना मतलब ये सभ्यता के विस्तार को दर्शाता है। और सभ्यता किन किन क्षेत्रों तक फैली थी, अगर समान प्रकार के बाट जहाँ जहाँ मिलेंगे हमें पता चल जाता है कि यहाँ तक सभ्यता का प्रसार था, यहाँ सभ्यता का इन क्षेत्रों से व्यापारिक संबंध था। ठीक है, तो एक तो बात हो गई। दूसरी बात, ये बाट बनाए किसके जाते थे। एनसीईआरटी का मैंने इसलिए शुरू किया था कि आप अगर देखोगे ना एनसीईआरटी में तो सफ़ेद कलर का एक फ़ोटो बना हुआ है जिसमें बाट बनाए हुए, आप वहाँ देख सकते हो। बाट का निर्माण सफ़ेद चर्ट पत्थर से किया जाता था। ठीक है, सफ़ेद चर्ट पत्थर से किया जाता था। इसका आकार घनाकार होता था, घनाकार होता था। ठीक है, घन आकार मतलब इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, घन आकार होता था। ये घन बनाना मैंने 10वीं क्लास में सीखा था पहली बार। मुझे बस घन बनाना ही आता है गणित में, और कुछ नहीं आता है। और बस जोड़ बाकी कहीं आती है, क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ ना मैं, तो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो वो ज़रूरत पड़ती है कई बार गणित करने की थोड़ी बहुत। तो जोड़ बाकी गुणा भाग के अलावा सिर्फ और सिर्फ मुझे ये घन बनाना नहीं आता, और कुछ भी नहीं आता।
तो सफ़ेद चर्ट के पत्थर से बनाए जाते थे। ऐसा नहीं कि केवल चर्ट के पत्थर से ही थे, बल्कि चूना पत्थर, सेलखड़ी, चैल्सीडन से भी बनाए जाते थे। तो सर्वाधिक चर्ट पत्थर के थे। इसके अलावा भी थे चैल्सीडन, सेलखड़ी, लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर। इंग्लिश में मेरे सब लाइमस्टोन ही कहते हैं, एक बार देख लेना आप। ठीक है, इससे भी बनाए जाते थे। तो साइज हो गई, किससे बनाए जाते थे ये हो गया। उपयोग क्या था ये बात भी हमने यहाँ पे देख ली। अब बात आती है कि इनके मानक क्या थे। जैसे अभी भारत की बात करूँ तो जो छोटा मापक होता है, जैसे कोई कम सामग्री लानी हो, 50 ग्राम 100 ग्राम, तो हमारे लिए आपको पता है अभी 50 ग्राम का, 10 ग्राम का भी है, ऐसे 100 ग्राम का, इस टाइप से है ये। और बड़े पैमाने के लिए फिर 50 किलो 100 किलो इस प्रकार से मापक है। उस समय क्या था, उस समय जो कम भार का अलग था और अधिक भार का अलग था। ठीक है, अब अगर अपन कम भार की बात करें, मतलब कम भार का मतलब जो हल्का हो एकदम से, तो उसके लिए इन्होंने ऐसे बाट बना रखे थे, 1, 4, 8, 16, 24, 32, ऐसे 64, इस टाइप से। ठीक है, तो अगर इस टाइप से इन्होंने बना रखे थे ये कम भार के लिए। ठीक है, मतलब ऐसे 100 ग्राम 400 ग्राम होते हैं इस टाइप से। तो जैसे 1 किलो का है तो फिर 4 किलो का होगा, फिर 8 किलो का होगा, उस टाइप से इन्होंने बना रखे थे। जैसे मान लो किसी को 3 किलो सामग्री चाहिए, तो वैसे उस समय किलो नहीं था, उनका मानक वही था। अब 3 किलो चाहिए तो एक के 3 बाट रख लेते थे। 4 चाहिए तो 4 का 1 आ जाता था। 8 चाहिए तो 4 के साथ में 4 का 1 और जोड़ देते थे, 8 हो जाता था। अगर 6 चाहिए तो 4 के साथ 1 के और 2 जोड़ देते तो 6 किलो हो जाता था। इस टाइप से करते थे। कम भार का पैमाना ऐसे होता था। जो अधिक भार का था उसके लिए फिर उन्होंने और ज़्यादा बड़ा कर रखा था, जैसे 160, 320, है ना, इस टाइप से कर रखा था, जिसमें ज़्यादा भार की सामग्री को तोलने में आसानी होती है। हमें जो सबसे ज़्यादा बाट मिला है वो मिला 16 का। ठीक है, सबसे बड़ा बाट कौन सा मिला है, सर्वाधिक बाट कौन सा मिला, 16 के पैमाने का है। ठीक है, बात समझ में आई गई होगी आपको। जैसे आज हम 6 किलो कोई सामग्री लेते हैं तो हम 5 किलो रखेगा और साथ में 1 किलो रखेगा, तो 1 और 5 का साथ में उपयोग हो जाता है। यहाँ अगर 9 किलो चाहिए होता था तो 8 किलो का 8 का पैमाना और 1 का, तो उसकी सामग्री हो जाती थी पूरी। इस प्रकार से इनको ये किया जाता था। जो आज का जो हमें ये 16 किलो का पैमाना मिला है ना, इसका अगर वर्तमान का अगर अपन भार की बात करें तो इसका वर्तमान भार होता है आपके 13.625 ग्राम। ठीक है, ये आज की मैं बात कर रहा हूँ, वर्तमान के भार के अनुसार। उनकी क्या इकाई थी, इकाई हमें नहीं पता, बस हमें बाट ही मिले। ठीक है, और ये बाट हो गए। ठीक है, तो बाट की विशेषता होगी, मानकीकृत पैमाना, निर्माण कैसे होता था, भार के क्या क्या पैमाने थे मापने के। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात ये आता है कि कुछ और भी पैमाने हमें मिले हैं बाट के साथ साथ में, चौथी विशेषता उसके रूप में डाल देते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें तो हो गई होगी आपको। चौथी बात, अब सबसे महत्वपूर्ण बात एक और भी है कि हमें कई स्केल मिले हैं। स्केल का मतलब आप समझ गए होंगे, ऊंचाई के स्केल होते हैं ना, मेजरमेंट के स्केल मिले हैं। कुछ स्केल है वो शंख से बने हुए हैं, शंख से बने हुए हैं। कुछ स्केल ऐसे हैं जो हाथी दांत से बने हैं। ठीक है, तो हाथी दांत से बने हुए स्केल मिले हैं। कुछ स्थान पे हमें शंख का स्केल मिला है, एक शीप का स्केल भी मिला है, सीप का मिला हुआ है। ठीक है, तो कुछ ऐसे हमें मिले हैं। तो अगर हाथी दांत के स्केल की बात करें तो ये लोथल से प्राप्त हुआ। ठीक है, शंख का मिला मोहनजोदड़ो से, और सीप भी कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से।
ठीक है। इसके साथ साथ हमें कुछ तराजू भी मिले हैं, ठीक है। एक और भी, सॉरी, मिट्टी का भी मिला हमें एक कालीबंगा से। कालीबंगा से जो शंख मिला वो किसका है, सॉरी, जो स्केल मिला वो किसका है, मिट्टी का है, ठीक है। ये कुछ स्केल मिले हैं और मोहनजोदड़ो से हमें तराजू भी मिले हैं, ठीक है। इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना, एक तराजू भी कई सारे स्थानों पे मिले हैं। तो ये मेज़रमेंट की बातें थी, बाट की बातें हो गई। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पड़ाव पे, और वो है हमारा आभूषण, कि उस समय कौन कौन से आभूषण यूज़ किए जाते थे, थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर लिपि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। 5 नंबर पे बाट ले लिया, छठे पे ले लेते हैं आभूषण। आभूषण, अब अपन आभूषणों की बात करें एक एक पॉइंट के ऊपर, तो सबसे पहली चीज, इस समय स्त्री व पुरुष दोनों आभूषण प्रेमी थे, ठीक है। ऐसा नहीं केवल स्त्रियां पहनती थी, दोनों स्त्री आभूषण पहनते थे, पहली चीज। दूसरी बात, अब इस समय जो आभूषण मिले हमें, ये बहुत ही यूँ कहिए कि उत्कृष्ट शैली के हैं, ऐसे नहीं है कि घटिया नहीं है, उत्कृष्ट शैली के आभूषण मिले, उत्कृष्ट शैली के आभूषण हैं, जो कि सोना, चांदी, पत्थर मतलब गोमेद वगैरह, ये सब पत्थर से बने थे, ठीक है। तो आभूषण इन चीज़ों से मुख्य रूप से बनाए जाते थे। शैली उत्कृष्ट थी और बनाने की सामग्री हो गई। कुछ सैल खड़ी के भी है, सैल खड़ी तो हर जगह रहेगी विद्यार्थियों, ध्यान रखना। ये छोड़ कहाँ देते हैं, सैल खड़ी के आसानी से उपलब्ध होती थी, से बने थे, ठीक है। ये इसकी एक दूसरी विशेषता हो गई। और अगर अपन इसकी एक तीसरी विशेषता और देखें तो कर्णफूल, ठीक है, टीका, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ, ठीक है। ये कुछ ऐसे उपकरण हैं जो कॉमन हर जगह से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। ताबीज़ है, ताबीज़ में मन के डाले हुए, इसलिए कहते हैं कि मन के हो सकता है कि धार्मिक उद्देश्यों से प्रसाधन के लिए भी पहने जाते हो आभूषण के रूप में। करधनी मतलब कमर पर पहनने वाली करधनी, ये सारी चीज़ें हैं वो कॉमनली हर स्थान से हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये मोस्टली वो उपकरण हमने लिखे हैं जो मतलब हमारे को प्राप्त हुए। तो ये कुछ मुख्य विशेषताएं थी। अब अगर अपन कुछ स्थान देख लें कि कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, तो प्राप्ति क्षेत्रों के बारे में बात करें। प्राप्ति क्षेत्र, ठीक है। प्राप्ति क्षेत्रों की अगर अपन बात करें तो हमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अल्लाहदीनो, मांडी से आभूषण के भंडार मिले, आभूषण के क्या मिले हैं, भंडार मिले, एक चीज़। दूसरी बात ये कि हमें जो है इनकी साथ साथ में कुछ ऐसे स्थान भी हैं, जैसे फरमाना स्थान है हरियाणा में। कहाँ पे, हरियाणा में। तो फरमाना से हमें ऐसी कब्रें मिली है जहाँ से गहने प्राप्त हुए, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे साफ मतलब है कि शव के साथ में गहनों को एक प्रकार से डाला जाता होगा, तो यहाँ से हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई है। इसके अलावा हमें बाकी हमने लिख भी लिया था, आपको पता ही होगा,
जैसे सोने का हार हड़प्पा से, और हार स्वर्ण हार कहाँ से मिला, हड़प्पा से मिला। कार्नेलियम का हार मोहनजोदड़ो से मिला, है ना। कार्नेलियम महंगा पत्थर हो गया, जो हमने आगे लिखा ना, ये पत्थर, ये कार्नेलियम का हार कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। तो ऐसे कई सारे हमें हार वगैरह भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और कई सारे स्थानों पर हमें मिट्टी की चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई है। तो ये मिट्टी लिखी ना हमने, है ना, मिट्टी की चूड़ियाँ, चूड़ियाँ, ठीक है। ये आभूषणों में सबसे अधिक है, ये आभूषणों में सर्वाधिक, चूड़ियाँ जो है आभूषणों में सर्वाधिक, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पे। तो ये कुछ आभूषण हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। लगभग मैंने सारी बातें कर ली। अब हम आते हैं लास्ट में लिपि के ऊपर, सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब हम देखेंगे लिपि को, देखेंगे कि हड़प्पा लिपि भी कला का हिस्सा है, क्योंकि लिपि इन्हीं चीज़ों पर मिलती है जो हमने अभी पढ़ी है सारी की सारी, ठीक है। 7वां बिंदु आएगा लिपि पर, हड़प्पा लिपि, ठीक है। अब सबसे पहली बात कि लिपि की जानकारी हमारे को मिलती कैसे है। देखो, हड़प्पा काल की लिपि विद्यार्थियों आज तक पढ़ी नहीं गई है। एक बात तो ये याद कर लेना, आज तक हड़प्पा लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया है। क्यों नहीं पढ़ पाया? क्योंकि आज तक इसका कोई दोहरा लेख नहीं मिला। क्योंकि एक तो क्या, सबसे बड़ा जो लेख मिला वो धोलावीरा से मिला 26 अक्षरों का, एक तो इससे बड़ा लेख नहीं मिला। दूसरा ये है कि कहीं पर भी बाईलैंग्वेज नहीं है, मतलब आपके लिपि और सामने कुछ है नहीं, तो पता नहीं चल पाता। तीसरी जो कमी ये रही कि वो सारे के सारे चित्र बने हुए हड़प्पा लिपि में, शब्द नहीं लिखे हैं, और चित्रों के भाव को समझना है। जैसे यू आकार है, अब यू आकार का क्या भाव समझे हम। ये यू आकार किसी बाल्टी का द्योतक है। अब उस बाल्टी के द्योतक को हम समझे क्या, इस बाल्टी के क्या भाव है, उनके अनुसार उस बाल्टी का मतलब क्या था। तो चित्रों के भाव समझ में नहीं आ रहे, इस वजह से उस लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया आज तक। इसलिए उसको अपन भाव चित्रात्मक लिपि भी बोलते हैं, ठीक है। मोहरों पर भी लिखी हुई है, मृदभांडे पे भी मिलती है, कुछ ऐसी प्लेट्स मिली है तांबे की, कांसी की, उन पे ऊपर भी हमें लिपि मिलती है। कुल 3700 के आसपास ऐसे प्रमाण मिले हैं जहाँ पर लिपि लिखी हुई है, लेकिन बड़ा कोई ऐसा लेख नहीं मिला, द्विभाषी लेख नहीं मिला। इन सब की वजह से लिपि को आज तक हम पढ़ नहीं पाए, ये समस्या सबसे ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस लिपि के बारे में किन किन लोगों ने प्रयास किए हैं, थोड़ा ये देख लेते हैं, ठीक है। तो अब सर्वप्रथम कनिंघम को लिपि के प्रमाण मिले। प्रमाण मिले किसको? सबसे पहले लिपि के प्रमाण किसको मिले? कनिंघम को। जब वो 1852-53 के अंदर गया था वहाँ पे, तो उस समय इनको वहाँ पे कई सारे प्रमाण प्राप्त हुए। लेकिन फिर आगे पढ़ने का प्रयास, इसे पढ़ने का प्रयास जो है, इसे पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम वेडेल ने किया। सर्वप्रथम वेडेल ने किया 1926 के अंदर। इसे सुमेर लिपि के करीब बताया था। जो मोहनजोदड़ो की सुमेरी लिपि थी, मोहनजोदड़ो की नहीं, मेसोपोटामिया की, तो सुमेरी लिपि के करीब बताया था। ठीक है। देखिए विद्यार्थियों, इसके बाद कई सारे प्रयास हुए। हम अगर प्रयासों को अगर नाम दें तो कई सारे प्रयास हुए। जैसे मैं अगर
इसके अलावा आपके सिडनी स्मिथ, ठीक है, सिडनी स्मिथ, इन दोनों ने प्रयास किया था और इनको जब समझ में बात कुछ आई नहीं तो इन्होंने इस लिपि की तुलना संस्कृत से करी है। क्या किससे की है? संस्कृत से, जो बहुत ही एक प्रकार से गलत तथ्य है, इसमें कुछ भी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है। फिर आए रेमंड महादेवन ने कंप्यूटर से पढ़ने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए, मगर इन्होंने इसका नाम दे दिया कि द्रविड़ लिपि। इन्होंने कहा कि द्रविड़ लिपि जो दक्षिण भारत की भाषाओं की लिपि है उसकी काफ़ी नज़दीकी बैठती है। फिर आए रंगनाथ राव ने इसको बताया आपके सेमेटिक, मतलब यहूदियों के टाइप की लिपि, ठीक है, पढ़ ये भी नहीं पाए। फिर आए प्राणनाथ राव ने क्या कहा? ब्राह्मी लिपि। ये तो बिल्कुल गलत था क्योंकि ब्राह्मी लिपि बाद में पढ़ भी ली गई। इन्होंने ब्राह्मी लिपि बताया। देखो करीबन विद्यार्थियों 100 से 150 लोग हैं जिन्होंने इस लिपि के बारे में अध्ययन किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है जो मुझे ठीक लग रहे हैं कि हमें परीक्षा में सहायता कर सकते हैं। हंटर ने वैज्ञानिक विधि से पढ़ने का प्रयास किया लेकिन विधि से प्रयास, लेकिन ये सारे के सारे प्रयास असफल थे, ठीक है। एक भी प्रयास आज तक सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? उसके पीछे की रीजन समझिए। सभी प्रयास असफल रहे, क्योंकि द्विभाषिक लेख का अभाव। द्विभाषिक होता है ना, कई बार चित्र बना के और सामने अगर कोई भाषा दी हुई हो तो समझ में आ जाती है, बाकी बाद में क्या हम चित्र को पकड़ सकते हैं कि इसका भाव क्या है। द्विभाषिक लेख नहीं होगा तो कुछ पता नहीं चल पाएगा। लेख का अभाव। दूसरा, बड़े लेख का अभाव। सबसे बड़ा लेख धोलावीरा से मिला। बड़ा लेख जैसे लिपि पट भी बोलते हैं, धोलावीरा से मिला, जिसमें 26 शब्दी है। 26 शब्दी है तो सबसे बड़ा लेख ही 26 शब्द का है, तो अपन कैसे उस लिपि को पढ़ पाएंगे, ठीक है। तीसरी बात जो है वो ये है कि चित्रों के भाव समझना आसान नहीं है। समझना मुमकिन नहीं। तो उक्त कारणों से ये सारे विद्वान असफल रहे। कोई भी विद्वान हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आज तक पढ़े वो नहीं पाया, ठीक है। ये बातें आपको बेसिकली ध्यान रखनी है। आगे क्या क्या ध्यान रखना है, अब अपन आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। लिपि की जानकारी के करीबन 3700 स्रोत प्राप्त हुए। 3700 स्रोत प्राप्त हुए, मतलब 3700 जगहों पर लिपि लिखी हुई मिली है। इनमें से अगर अपन सबसे ज्यादा बात करें तो सेलखड़ी की मोहरें, इनमें से सर्वाधिक कौन सी है? सेलखड़ी की मोहरें। 90% तक प्रमाण केवल और केवल मोहरें दे देती है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो फिर आपके
कुछ सीलिंग का मतलब क्या हुआ, जिसमें मृद भांड है या कुछ अन्य वस्तुएं जिनके ऊपर पट्टियाँ लगी हुई है, सीलिंग लगी हुई है, इनसे पता चल जाता है कुछ तो, ठीक है। सीलिंग से पता चल जाता है, ठीक है। तो इनसे पता चल जाता है, इसमें मृद भांड भी आ जाएगा, वस्तुएं भी आ जाएगी। और धातु के पट भी कहीं मिलते हैं, तांबे के वगैरह के धातु पट, जैसे विशेष रूप से कॉपर प्लेट जिसके अपन बोल सकते हैं। कॉपर प्लेट्स, जहाँ पे तांबे की बहुत सारी प्लेट हमें कहीं कहीं से प्राप्त हुई है, तो उनसे भी हमें ऐसे पता चल जाता है कि इनके ऊपर लिपि लिखी हुई है, ठीक है। और तांबे की जो प्लेटें मिली है हमें, वो मोस्टली हमें कहाँ से मिली है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से। तो इनसे हमें लिपि की जानकारी होती है। एक तो बात होगी ये कि लिपि की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मोहरे, मृद भांड, विभिन्न वस्तुएं, ठीक है, धातु के पट, इन सब से हमें क्या मिलती है, लिपि की हल्की हल्की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अब अगर मैं इन 3700 स्रोतों की बात करूं, तो मोस्टली जो स्रोत है वो है मोहनजोदड़ो में, ठीक है। 3700 स्रोत में से अधिकांश स्रोत कहाँ पे हैं, मोहनजोदड़ो के अंदर। 50% अकेले कहाँ पे हैं, मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में। और 37% जो है वो है इन 3700 में से, वो है हड़प्पा से, ठीक है। बाकी अन्य स्थानों से, मतलब करीबन 13% पूरे भारत में अलग स्थानों पे है, बाकी मोस्टली सारे के सारे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो अब बात हो गई ये लिपि की जानकारी के ये स्रोत हो गए। अब बात करते हैं कि लिपि के बारे में क्या क्या और हम पॉइंट्स पकड़ सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो देखो, खोज किसने की वो सब आ गई, जानकारी के स्रोत आ गए। अब हम देखते हैं लिपि की सामान्य जानकारी। लिपि की जानकारी, ठीक है। देखो, लिपि की जानकारी की अगर अपन बात करें इसमें, तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि इस समय जो लिपि थी वो लिखी कैसे जाती थी। अब लिखने का जो तरीका था विद्यार्थियों, वो इस टाइप से था, जैसे यहाँ से शुरू किया, ऐसे खरोष्टी, ब्राह्मी, खरोष्टी, ब्राह्मी, ऐसे लिखते थे लिपि, ठीक है। जबकि मोहरों के संबंध में कुछ अलग चला है, मोहरों पर ऐसे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो रूप है, इसे हम कह सकते हैं गोमूत्रात्मक, गोमूत्रात्मक कह सकते हैं, और इसे ब्रुस्टोफैडन शैली भी कहते हैं, ठीक है, जिस ब्रुस्टोफैडन शैली भी कह सकते हो। तो गोमूत्रात्मक, ब्रुस्टोफैडन शैली भी कहा जाता है। और ख़ास बात ये थी कि ये आपके अन्य स्रोतों पे तो ऐसे मिलती है, अन्य स्रोतों पर जिसमें हम ये कह सकते हैं कि दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, ठीक है। तो दाएं से बाएं, फिर क्या करते थे, वापस बाएं से दाएं, ऐसे। हम तो क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करके यहाँ खत्म होते, फिर वापस दूसरी लाइन यहाँ शुरू करते, ये लोग इस प्रकार से करते थे। तो इसमें देखो, खरोष्टी ब्राह्मी, खरोष्टी ब्राह्मी दोनों साथ में चलती थी। पहले कौन सी होती थी, खरोष्टी, उसके बाद में दूसरी कौन सी, ब्राह्मी, फिर कौन सी, खरोष्टी, फिर ब्राह्मी, इस टाइप से लिखते थे अन्य स्रोतों पे। मोहरों पे कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिला है। मोहरों पे पहले ब्राह्मी, बाएं से दाएं, फिर खरोष्टी, फिर ब्राह्मी, फिर खरोष्टी। तो इस प्रकार से लिखी जाती थी, इसलिए इसको गोमूत्रात्मक या ब्रुस्टोफैडन शैली भी कहा जाता है। तो ये लिपि की दो मेन नाम है, यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना कि इसे क्या क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये अन्य स्रोतों पे इस टाइप से मिलती है, मोहरों पे इस लिपि तो सेम ही है, बट लिखने की जो डायरेक्शन है वो थोड़े चेंज हो गए। अन्य स्रोतों पे पहले खरोष्टी, बाद में ब्राह्मी, और मोहरों पे पहले ब्राह्मी, बाद में खरोष्टी, इस टाइप से कंटिन्यू चलती रहती थी। इसके अलावा क्या क्या जानकारी थी, ये हो गई होगी बात, आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, इसके अलावा लिपि
पर लिपि के रूप में करीबन 400 से 450 चिन्ह खोजे जा चुके हैं। ज़्यादा होंगे क्योंकि स्टार्टिंग में केवल 52 ही थे, आरंभ में कितने थे? मात्र 52 ही थे। अभी कितने हो चुके हैं? लगभग 450। जैसे जैसे भविष्य में खुदाइयाँ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके इन चित्रों में चित्रों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। इस चीज़ का भी हमारे को ध्यान रखना है। अगर अपन सबसे ज़्यादा इन चित्रों में बात करें तो सर्वाधिक जो चित्रांकन हुआ है विद्यार्थियों, वो हुआ है इस यू आकार का, इसे जार कहा गया है। इसके बाद हुआ है मछली का, इसके बाद हुआ इस टाइप से एक मार्कर का। ठीक है, तो इस सर्वाधिक चित्रांकन है ये, सर्वाधिक। ठीक है, तो चित्रों का भाव होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। अंग्रेजी में कहूं तो पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफिक लिपि। ठीक है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट आप उसको बोल सकते हो। ये सारी ऑलमोस्ट बातें हो गई। तो लिपि में चिन्ह हो गए, सबसे ज़्यादा चिन्ह आपके, एक मिनट, सर्वाधिक ये है, ये 1 नंबर पे, ये मार्कर है दूसरे नंबर पे, और मछली है तीसरे नंबर पे, सॉरी, है ना। हाँ, ये 3 चिन्ह हो गए, टोटल चिन्ह हो गए, भाव चित्रात्मक वाला नाम हो गया। ठीक है, ये तो हो गया पूरा। उसके बाद में हमने लिपि की जानकारी, सेल खड़ी वगैरह ले लिया, और ये खरोष्ठी, ब्राह्मी, ब्रुस्टोफेडन और गौमूत्रात्मक ये हो गया। फिर हमने लिपि को पढ़ने के प्रयास वगैरह, ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर। ये हो गया हमारा कला का पक्ष पूरा। और अब लास्ट क्लास जो होगी उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जो हड़प्पा सभ्यता के पतन की बातें कर लेंगे, और फिर जो मेन नगर है, हालांकि साक्ष्य तो मैंने ऑलमोस्ट सारे ले लिए विशेषताओं के अंदर ही, फिर भी हम नगरों की कुछ महन और बातें एक PDF बना के अपलोड कर दूँगा, आप देख लेना। और परसों से मेरा टॉपिक शुरू होगा वैदिक सभ्यता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।